हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे फिजिक्स को। 2008 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स से रिलेटेड उसे इस वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए यह रिवीजन का काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित और भी प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे। फिलहाल 2008 में पूछे गए प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इससे संबंधित और भी देख लीजिए, जैसे कि विद्युत मोटर जो हो गए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार या फिर गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर की बात की जाए तो यह भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट या फिर विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती जो हो गया रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। जो भी प्रश्न पूछे गए थे उससे रिलेटेड और भी प्रश्न को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो यह एक भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। वही मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुआ था। यह जर्मन मूल के भौतिक विज्ञानी थे। इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक इन्हें माना जाता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सूत्र E=mc² के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आइंस्टीन ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। कौन कौन सा? तो विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत E=mc²। अब जानिए प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? तो धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा के आघात के कारण धातु का प्लेट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था हर्ट्ज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर से। किससे? एमीटर से। इसमें एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वही वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। अब इसको भी जान लीजिए, वोल्ट मीटर को भी इसका इस्तेमाल विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर का 0 होता है जबकि इसका जो प्रतिरोध होता है यह अनंत होता है। वोल्ट मीटर को पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, यहाँ पे बात हो रही है प्रकाश के बारे में, तो यह अपरिवर्तित रहता है। अगर ध्वनि के बारे में पूछा जाता तो ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है तो अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की चाल माध्यम के ताप से स्वतंत्र रहता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है लेकिन ध्वनि जो है यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। इसके लिए तो माध्यम चाहिए ही चाहिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब 2012 में जो भी प्रश्न पूछे गए उसे कंप्लीट करेंगे। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं?
न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन के पहले गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक या फिर फॉर्मूला प्राप्त होता है, वही तीसरे गति के नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। अब जान लीजिए जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, और न्यूटन का पहला गति नियम ही जड़त्व का नियम है। अब जड़त्व का नियम है क्या, तो प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि वस्तु विराम महत्व में है तो यह विराम में ही रहना चाहेगा। अब जानिए न्यूटन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। यह एक महान वैज्ञानिक थे, इसमें कोई डाउट नहीं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। अब जन्म स्थान में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के लिंकनशायर। वे एक गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसने दिया है, न्यूटन ने। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 746 वाट। हॉर्स पावर या फिर अश्व शक्ति जो है शक्ति का मात्रक है। बड़े इलेक्ट्रिक मोटर को रेटिंग हॉर्स पावर में होता है। बड़े इलेक्ट्रिक मोटर का रेटिंग हॉर्स पावर में होता है। वाट हो गया, किलोवाट होगा, मेगावाट हो गया, टेरावाट हो गया, ये सब सभी के सभी शक्ति के मात्रक हैं। जब इसमें समय से गुणा कर दिया जाता है तो ये ऊर्जा के मात्रक बन जाते हैं। जैसे कि वाट सेकंड, यह किसका मात्रक है, ऊर्जा का। वाट घंटा, समय लग गया, यह ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा, यह ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा होता है, तो किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ऊर्जा एवं कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। ऊपरी तथा निचली मतलब कह सकते हैं हिमांक और क्वथनांक, ये दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, तो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि सेल्सियस पैमाना, इसका आविष्कारक कौन थे, तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इसका हिमांक बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस में बात की जाए क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं या फिर कहा जाता है। अब जान लीजिए फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका आविष्कार जर्मनी वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इन दोनों के बीच अंतराल कितना होता है, 180 डिग्री का। डॉक्टरी थर्मामीटर का रीडिंग फ़ारेनहाइट में ही होता है। अब केल्विन पैमाना, इसका हिमांक कितना होता है, तो 273 केल्विन। 273 केल्विन। क्वथनांक भी होता है 373 केल्विन, और इन दोनों के बीच में 100 का अंतराल होता है। तापमात्रक केल्विन ही होता है। तापमात्रक केल्विन होता है। परम शून्य तापक्रम है क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किसी वस्तु की अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापक्रम की सीमा है। किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कितना है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273.16 केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान तापक्रम को जान लीजिए। जैसे कि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है मानव शरीर का समान तापक्रम। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा या मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पारा जो है उष्मा का अच्छा चालक है, साथ ही यह उष्मा को अवशोषित नहीं करता है।
पायरोमीटर क्या है? तो ऊंचे तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सूर्य का ताप हो गया, तारों का ताप हो गया। नेक्स्ट है पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है। पराश्रव ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को क्या कहते हैं? पराश्रव। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब श्रव हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे, और श्रव ध्वनि जो हो जाएगा, श्रव तरंग जो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की जो तरंगे हैं वो पराश्रव कहलाती हैं। चलिए डिटेल से जान लीजिए। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों की अपश्रव तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंग चलती है, ये अपश्रव तरंगे हैं। हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी अपश्रव तरंगों के समान होती है। नेक्स्ट है श्रव तरंग। श्रव तरंग, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उसे श्रव तरंगे कहते हैं। जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उसे श्रव तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है पराश्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव तरंग कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सुन सकता है। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों के कंपन से उत्पन्न किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पराश्रव तरंग को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो गाल्टन की सीटी द्वारा, दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन द्वारा इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण ये अपने साथ बहुत ऊर्जा ले जाती है। साथ ही इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। इसी कारण एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इन गुणों के कारण इन तरंगों के अनेक लाभदायक उपयोग हैं, जैसे कि संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान और कल पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, घड़ियों को सफाई करने में यह समय किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव तरंग का। समुद्र की गहराई पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार जो है प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, सोनार जो है प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी की सतह पर या उसके नीचे नेविगेट करने, दूरियां मापने, संचार करने या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है। सोनार का फुल फॉर्म है क्या? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वही रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार के बारे में जान लीजिए। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वस्तुओं की उपस्थिति, स्थिति, आकार और गति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रडार रेडियो इको के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है FPS, पृथ्वी में द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान FPS, FPS यह हो जाएगा पाउंड। पी से क्या हो जाएगा? पाउंड। द्रव्यमान का है इकाई क्या हो गया? पाउंड हो गया। समय का सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लंबाई का यहाँ पे फुट दिया हुआ है। हाँ, फुट, पाउंड और सेकंड। नेक्स्ट है 2012 में पूछे गए प्रश्न। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो यह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव है क्या? सरफेस टेंशन है क्या? द्रव से स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर या फिर जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव कम होते चला जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव से पूछे जाने वाले प्रश्न। वर्षा के बूंद गोलाकार होता है, किसके कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से ही होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे वह जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है।
पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। यह सब पृष्ठ तनाव के क्या हैं? यह सब पृष्ठ तनाव के उपयोग हैं। कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है या फिर पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि वर्षा का बूंद गोलाकार होना, गर्म सूप जो है स्वादिष्ट किसके कारण से लगता है, तो पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण लगता है। पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु इसमें मिट्टी का तेल छिड़क देने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस कारण से लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। सुई जो है, पतली सुई, यह पानी पर तैर जाती है, किसके कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से ही। साबुन, डिटर्जेंट आदि से कपड़ा साफ हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव कम कर देता है, इस कारण से ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्यानता के बारे में जान लीजिए। यह केवल तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यह श्यानता कहलाता है। श्यान बल है क्या? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, या जो है श्यानता ठोस में नहीं देखने को मिलता है। श्यानता मतलब कह सकते हैं गाढ़ापन। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैस की बढ़ जाती है। श्यानता का एसआई मात्रक डेकापॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है, तो डेकापॉइज या पॉइजली। इसका और भी मात्रक है, जैसे कि पास्कल सेकेंड। अब प्रत्यास्था क्या है? इलास्टिसिटी। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही बल हटा दिया जाता है तो वह अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जो वस्तु परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करेगा वह इतना ही ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। जैसे स्टील रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। स्टील जो है रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है? तो यह द्रव का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावक बल जो है ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावक बल का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावक बल का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है पलवन के नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है समान जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। वॉन झील और मृत सागर में नमक अधिक होने के कारण उसे मनुष्य डूबता नहीं है। यदि एक नाव नदी से तैरते हुए समुद्र में जाएगा तो नाव नदी के अपेक्षा समुद्र में ऊपर उठ जाएगा। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो उसके आयतन का एक भाग पानी के ऊपर रहता है और 9 भाग पानी के नीचे। एक भाग पानी के ऊपर और 9 भाग पानी के नीचे। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, लेकिन समान ही रहता है। ये सब पे गौर करते चलिएगा आप लोग।
अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से जबकि अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा पाऊंगी, लगातार से इसे कंप्लीट करवाते चलूंगी, आप लोग बस ध्यान देते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? विद्युत की सुचालक चांदी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है विद्युत का सुचालक यह कौन सा है? तो चांदी है। चांदी हल्का उजला रंग का होता है, जिससे आभूषण बनाया जाता है। उसका सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। मनुष्य द्वारा खोजा गया पहली धातु तांबा था। सोना, यह सबसे अधिक आघात वर्णीय एवं तान्य होता है। सोना जो है पीला रंग का होता है। इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में 75% ही सोना होता है, बाकी 25% तांबा मिला होता है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम होता है। सोने में कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। धातु की शुद्धता को हॉल मार्क से ज्ञात किया जाता है। एग मार्क क्या है? तो यह कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। एग मार्क। इको मार्क क्या है? तो यह पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक, शब्द, वाक्यांश या डिजाइन या इन सभी का संयोजन होता है। इसका इस्तेमाल किसी कंपनी की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचान के लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क भौतिक संपदा अधिकार IPR के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं तो क्या होते हैं? पोलराइड होते हैं। क्या होते हैं? पोलराइड। पोलराइड का उपयोग तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। धूप के चश्मे के कांच आदि में पोलराइड का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरों और 3D चलचित्र कैमरों में किया जाता है। एक पोलराइड 3D प्रणाली एक निश्चित विशिष्ट कोण पर प्रत्येक आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश को सीमित करके त्रिआयामी छवियों का भ्रम बनाने के लिए पोलराइड चश्मे का उपयोग करता है। नेक्स्ट है 2018 में पूछे गए प्रश्न। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ऐसा उपकरण है जो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट भी हुआ है। विशिष्ट गुरुत्व यह अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व का अनुपात है। विशिष्ट गुरुत्व यह अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व का अनुपात है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। ग्रेविमीटर क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संवेदनशील उपकरण है। हिप्सोमीटर, इसका इस्तेमाल समुद्र तल से ऊंचाई मापने में किया जाता है। स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को मापा जाता है और रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। इसका मतलब है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसलिए किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरक्षित रहती है। इस नियम को समीकरण E = mc² से व्यक्त किया जा सकता है। यह नियम आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यह बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, यह नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगे तो उस वस्तु का संवेग स्थिर रहता है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह न्यूटन के तीसरा गति नियम से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। नेक्स्ट है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अगर अधिक हो तब क्या होगा? गति त्वरित हो जाएगा। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर हो जाएगा तो गति एक समान बना हुआ रहेगा। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो गति
मंदित हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। वृत्ताकार पथ पर एक समान गति त्वरित गति का उदाहरण होता है। बल द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। बल द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। F = ma = संवेग में परिवर्तन की दर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है एवं सीजीएस मात्रक डाइन होता है। कार्य बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। W = F × S। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है एवं सीजीएस मात्रक वर्ग होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, वर्ग नहीं अर्ग होगा, अर्ग। नेक्स्ट है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ते होता है चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेड ने, किसने? ऑस्टेड ने सर्वप्रथम यह बताया कि किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसने बताया था? ऑस्टेड ने। आवेश यदि विराम में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश गति में है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो हो जाएगा संवहन। संवहन। इससे रिलेटेड और भी दिया गया है। धुआं गर्म होने के कारण घनत्व कम होने से हल्की होती है एवं ऊपर उठती है। वहीं ऊपर की ठंडी धुआं ठंडी होने के कारण भारी होती है जो नीचे की ओर गति करती है। यह संवहन की प्रक्रिया है। धुआं एरोसॉल कोलाइड है। क्या है? एरोसॉल कोलाइड है। यह गैस माध्यम में ठोस का मिश्रण है। गैस माध्यम में ठोस का मिश्रण है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव गैस में परिवर्तित होता है। वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा। यहाँ पे दिया भी गया है ऊष्मा का संचरण 3 विधि द्वारा होता है। चलन हो गया, संवहन हो गया और विकिरण। तो संचरण है क्या? ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण जो है 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन क्या है? चलन है क्या? यह ऊष्मा संचरण की विधि है। इसमें किसी वस्तु को उसके देने पर, इसमें किसी वस्तु को उसका देने पर, मतलब उसका ताप देने पर वस्तु का कण पहले खुद को अरेंज करता है। उसके बाद कण अपना ऊर्जा आगे वाले कण को बढ़ा देता है, लेकिन कण खुद आगे नहीं बढ़ता है। और यह चालन विधि जो होता है यह केवल और केवल किस में होता है? तो ठोस में होता है। कहाँ होता है? ठोस में। अपवाद याद रखिएगा, पारा। पारा जो है एक तरल है, फिर भी इसमें ऊष्मा का संचलन चालन विधि से होता है। पारा जो है तरल है, लेकिन इसमें ऊष्मा का संचलन चालन विधि से होता है। नेक्स्ट है संवहन, कन्वेक्शन। यह ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण कणों के स्थानांतरण से होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल भी संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। चालन और संवहन विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, चालन और संवहन के लिए, चालन और संवहन विधि से ऊष्मा गर्म होने के लिए, ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण है क्या? तो यह ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश विकिरण विधि से ही आता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 500 सेकंड 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है 2018 में पूछे गए प्रश्न। कौन से भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? जड़त्व का मापन हो जाएगा द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व अधिक होगा और किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर उसका जड़त्व भी कम होगा। एक ट्रक और साइकिल में ट्रक का जड़त्व अधिक होगा। द्रव्यमान किसे कहते हैं? मास किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी वस्तु या कण में पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान की मानक इकाई किलोग्राम होता है। यह अदिश राशि है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, लेकिन भार जो है बदलते रहता है।
भार के बारे में भी दिया गया है। किसी वस्तु पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। भार एक प्रकार का बल है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार को W से लिखा जाता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार W इक्वल टू mg, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। भार का मान स्थान के साथ बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, बांध या नदी से बहता हुआ पानी, बहती पवन, दौड़ता खिलाड़ी, धनुष से छूटा तीर कमान इत्यादि। अब स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, एक ओवरहेड टंकी में पानी, एक स्टैचू जो एक इमारत पर लगा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। कहने का मतलब है कि ऊंचाई भी होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा के लिए ऊंचाई होना चाहिए। यहाँ दिया भी गया है m इक्वल टू द्रव्यमान, g इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण, तो इसमें द्रव्यमान होना चाहिए, गुरुत्व जनित त्वरण होना चाहिए और हाइट होना चाहिए। जहाँ गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, कहाँ होता है? तो छत पर दौड़ता लड़का, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। उड़ते हवाई जहाज में व्यक्ति, इसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या ऊपर वाले पृष्ठ में दिया गया था, हमने करवा भी दिया। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। रेटिना आंख के पिछले पर्दे को कहते हैं। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील परत है। इसमें कई तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। यह उत्तक की एक पतली परत होती है। इसमें फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आइरिस किसे कहेंगे? परितारिका किसे कहेंगे? मानव आंख के भीतर एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आंख के तारे के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख का रंग परितारिका के रंग से ही परिभाषित होता है। नेक्स्ट दिया गया है कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी परत होती है। इससे ही आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। कॉर्निया से ही आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। यह बाहरी पदार्थ को जाने से रोककर आंखों की मदद करती है। बाहरी पदार्थों को अंदर जाने से रोककर आंखों को मदद करता है। हल्की खरोंच से कॉर्निया जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा खरोंच से कॉर्निया पर निशान बन जाते हैं, जिससे विजन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। नेत्रदान में मृत्यु के बाद किसी को आंखों की रोशनी देने के लिए नेत्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया को। नेत्रदान में केवल कॉर्निया का दान और प्रत्यारोपण किया जाता है, पूरी आंख का नहीं। नेक्स्ट है लेंस के बारे में दिया गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और पहले भी उत्प्लावन के बारे में बताया जा चुका है। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह सकते हैं। तो हो जाएंगे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का जन्म ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी
1942 को हुआ था। स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर के ज़्यादातर अंग काम करना बंद कर देते हैं। स्टीफन 53 साल व्हील चेयर पर रहे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी अपंग नहीं माना। उनका कहना था कि उनका शारीरिक अक्षमताओं के चलते ही उन्हें ब्रह्मांड को लेकर की गई रिसर्च पर सोचने का काम किया। हॉकिंग ने 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित करवाया था। हॉकिंग ने अपने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से सुझाया था कि ब्रह्मांड का निर्माण स्पष्ट रूप से परिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। हॉकिंग ने किताब भी लिखा है जिसका नाम है ए ब्रीफ स्टोरी हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ स्टोरी हिस्ट्री ऑफ टाइम किसका है? तो हॉकिंग का है। इस किताब ने पूरी दुनिया भर के विज्ञान क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। नेक्स्ट है 2018 में ही मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर दिया गया है तो 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष जो है यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या फिर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है और गति के नियम पहले समझाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी किस तापमान पर उबलेगा? यदि वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। वायुमंडल का सामान्य दाब कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। वायुमंडलीय दाब द्रव का क्वथनांक दिया गया है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे कि मोम और घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, ताप बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घटता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घटता है, जैसे कि बर्फ। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। किस कारण से? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि ढक्कन के कारण दाब बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक भी बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने लगती है। पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। पाठ्यांक जब एक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक यह सब पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, यह सब पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो हो जाएगा तरंग दैर्ध्य की।
तरंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग एवं एक होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। अयांत्रिक तरंग किसे कहेंगे, अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है। ऐसे तरंग होते हैं जिनको संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। यह तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकता है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के वेग से चलता है। प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल एवं सीजियस मात्रक अर्ग होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कुछ भौतिक राशि के मात्रक दिया गया है, जैसे कि वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, ठोस कोण का अष्ट रेडियन, समतल या तलीय कोण का रेडियन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ग, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला। एक बार फिर से, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, ठोस कोण अष्ट रेडियन, समतल या तलीय कोण रेडियन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला। आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति इक्वल टू कुल दोलनों की संख्या बटा लगा कुल समय, n इक्वल टू 1/t। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्त काल कहते हैं। चाल या वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। मैं बिल्कुल आराम से चलूंगी, अगर जिन्हें फास्ट करके देखना होगा तो फास्ट करके देख सकते हैं। धीरे धीरे चलूंगी तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, हरे प्रकाश से ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो यह होता है लाल का, और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया है, तो न्यूटन ने। इसका तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगन ने दिया था। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डी ब्रोगली। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश का कणीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइजेंस ने दिया था। डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का दो नेचर किसने दिया था, तो हो जाएगा द्वि नेचर डी ब्रोगली। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं ध्रुवन। चलिए यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे कि प्रकाश, विद्युत प्रभाव और कॉप्टन सिद्धांत। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, फोटोन सिद्धांत द्वारा इसको प्रतिपादित किया जाता है। आइंस्टीन के प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा इसे प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस प्रकार से 7 रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, कह सकते हैं कि 7 रंग है क्या, तो वैजानी ह पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी और लाल। इसका ट्रिक भी दिया गया है, विबग्योर, VIBGYOR। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वैजानी, पिनाला। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में बैंगनी रंग का विक्षेपन सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में लाल रंग का विक्षेपन सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है, मतलब प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण से यह दूर से ही दिखाई देता है। समुद्र एवं आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने किया था? तो सीवी रमन ने। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए, आराम से हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका फॉर्मूला हमने बताया था। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या हो जाएगा? C/100 = F - 32/180। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट स्केल का तापमान एक समान होता है। कितने पर होता है एक समान? तो -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। आवेश की इकाई कूलम्ब होता है। एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। आवेश का कूलम्ब हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से। पहले भी एमीटर के बारे में हो चुका है। विद्युत धारा एमीटर उपकरण से मापी जाती है। एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ऐसा पहले हो चुका है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? तो जब धातु के प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन होता है तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आइंस्टीन को इसी खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है, तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E = mc² होता है। E = mc² होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता ग्रो करता है। हाइग्रोमीटर। इस तरह से याद रखिएगा। आर्द्रता हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से ऊंचे ताप को मापा जाता है, लेकिन थर्मामीटर से निम्न ताप को मापा जाता है। पायरोमीटर ताप को दूर से ही माप सकते हैं, लेकिन थर्मामीटर ताप को नज़दीक से मापता है। सौर विकिरण को पायरोमीटर से ही मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में टॉर्क की इकाई है। न्यूटन मीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में टॉर्क की इकाई है। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। एक बार फिर से देखिएगा, दाब का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई में टॉर्क की इकाई है। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
स्थिति विज्ञान आंकड़ों के अध्ययन से, आंकड़ों के अध्ययन से। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। स्थिति विज्ञान गणित की एक शाखा है। मानसिक स्थिति के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है 2019 में पूछे गए प्रश्न। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी, यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। 1 मिनट रुक जाएंगे। अवतल दर्पण जो होता है यह ऋणात्मक होता है, मैंने कंफर्म भी कर लिया, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा हमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा और सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। वही अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में करते हैं। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, आँख, कान, नाक मतलब ENT के जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पसर्व मतलब उल्टा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 डिग्री से घूम जाती है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है, उस दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब जो है 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब दुगनी रफ्तार से। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंगे हैं? तो यह हो जाएंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध हो जाएगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम। फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस शक्ति या क्षमता, फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर को D द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होता है।
1/f डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। वहाँ पे गलती दिया गया था, जिसे मैंने सुधार भी किया था, यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है 2019 में पूछे गए प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था हाइजेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना असंभव है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापन या गणना करना क्या है? असंभव है। न्यूटन गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए जाने जाते हैं। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। आर्किमिडीज उत्प्लावन के नियम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि कितने की होगी बताएंगे? वृद्धि हो जाएगी 300% की, 300% की वृद्धि हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में रहता तब हो जाता 10⁻12 किलोमीटर। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। पार्सेक अधिक होता है, उससे कम प्रकाश वर्ष और उससे कम खगोलीय मात्रक होता है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। एक नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्के से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय में विद्युत धारा, लघु परिपथ के समय में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है, खुला सर्किट में नहीं होता है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। शॉर्ट सर्किट से बचने या परिपथ को जलने से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज लेड एवं टीन का बना होता है। फ्यूज जो है यह शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध ऊंच एवं गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध ऊंच होता है एवं गलनांक जो है निम्न होता है। फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह होने पर खुद को गला देता है, जिससे सर्किट टूट जाती है एवं दूसरे विद्युत उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो वही है जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए गए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
ताप बढ़ने पर भी समानता अपवर्तनांक घटता है। तापमान बढ़ने पर समानता अपवर्तनांक घटता है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई प्रतीत होना, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, तारे को टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना या फिर ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई पड़ना, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई पड़ना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना। अब आगे दिया गया प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बारे में पहले बताया जा चुका है, हमने करवाया भी। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का माध्यम में उपस्थित जलवाष्प या धूल कणों द्वारा विभिन्न रंगों में बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग एवं आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किसी खास दिशा में अवरोध के किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ध्रुवन किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश का गुण है उनके दोनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुव का अर्थ है निश्चित। ध्रुवित रंग में किसी सीमित रूप में ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित रंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ रंगों में ही होती है और ध्रुवन की घटना देखने को मिलती है प्रकाश में, और ध्रुवन के कारण ही प्रकाश और ध्वनि में अंतर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो होता है लाल रंग का। लाल रंग का यह सब पहले हो चुका है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ओम के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी बंद परिपथ में सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V = RI, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का इसी मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है: चालक के तापमान पर, चालक तार का लंबाई एवं क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर जूल प्रति कूलम्ब या फिर वोल्ट होता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा के सम्मान में विभव की इकाई वोल्ट रखा गया है। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। कूलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक होता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपने प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो हो जाएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम। यह सब पहले हो चुका है, आगे हमने बता भी दिया है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? सितारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का टिमटिमाना है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की है? कब की है? 1831 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यह वह परिघटना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाया जाता है तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -N/dO/dt।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। इसके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण नियम से। लेंज का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित है। लेंज का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से भी संबंधित है। यह नियम प्रेरित धारा की दिशा में निर्धारित करता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो हो गया, पेसमेकर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, यह सभी के सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? यह दाब को। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल दाब को परिभाषित करता है। दाब का इसे मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ब्ले पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसे मात्रक पास्कल रखा गया। दाब एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिधि तक घुमाने की प्रवृत्ति है। यह भी एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? यह कहलाता है जनरेटर। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। विद्युत जनित माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर यह एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा के कम मात्रा का पता लगाने में किया जाता है या फिर विद्युत धारा की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का आविष्कारक कौन थे? एड्रे मेरी एम्पियर थे। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर यह कार्य करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, BTU है, जूल है, जबकि फोन नहीं है। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई या मात्रक है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रक है। जूल जो हो जाएगा कार्य और वह ऊष्मा का मात्रक। BTU जो है ऊष्मा की परंपरागत मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पूछे गए, अपवेशिक वायस में P-N मतलब पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। अपवेशिक वायस में संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। अपवेशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। पश्चविशिक वायस में डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती है। अपवेशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है और पश्चविशिक वायस में डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर है। यह कथन है, एक बार फिर से, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है। यह कथन हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार E = -T डज नॉट बटा dt। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी उत्पत्ति के कारणों के विपरीत होता है। गॉस का नियम वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों का तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो R2/2R1। नेक्स्ट है, मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का।
मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। लिफ्ट में वस्तु या पिंड के भार में परिवर्तन। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। क्वेश्चन नंबर है 62। समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? 1000 मीटर पर क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखेंगे भी समान परिस्थितियों में क्षोभमंडल प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम लोग जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। जितने ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तापमान कम होते जाएगा। क्षोभमंडल में तापमान की समान पतन दर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है जबकि अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सबसे न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सबसे न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? कौन सा संबंध जो है श्रेणी LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो हो जाएगा W = 1/LC। LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए LC सही नहीं है। जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L का एक सिरा धारिता C से तथा धारिता से पुनः प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं एवं संपूर्ण परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। आगे है जब प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है इस अवस्था में प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा के बीच कालांतर शून्य होगा, अतः दोनों समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर V तथा धारों से कला में 90 डिग्री आगे होगा। धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC तथा धारा I से कला 90 डिग्री पीछे होगा। तो इस प्रकार V और VC के बीच कलांतर 180 डिग्री होगा। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एवं इनका कुल विभवांतर होगा जबकि LCR का परिणामी विभवांतर है। नेक्स्ट है जब किसी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, तब इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहा जाता है। एनीमोमीटर क्या है? तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है तो हो जाएगा 20/3 ओम। यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहना चाहिए था, डिटेल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? 7 रंगों दृश्य तरंग की खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डिटेल दिया गया है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते तथा इस तथ्य की खोज न्यूटन ने की थी। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हरा, लाल, नीला, मतलब लाल, हरा और नीला यह प्राथमिक रंग कहलाता है। लाल, हरा और नीला, जिसका ट्रिक है लहनी। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का ही उपयोग किया जाता है। पीला, मैजेंटा एवं सियान को द्वितीयक रंग कहते हैं। जिन 2 रंगों के मेल से श्वेत रंग प्राप्त होता है वह पूरक रंग कहलाते हैं। श्वेत वस्तु से प्रकाश के रंग को परिवर्तित कर देता है। काली वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। यदि अंटार्कटिका के बीच
यदि अंटार्कटिका के बर्फ का रंग सफ़ेद से लाल, काला या हरा या कोई और रंग हो जाए तो बर्फ पहले की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में पिघलेगा। सीवी रमन प्रभाव है क्या? इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय और प्रथम वैज्ञानिक थे। प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में और सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग में अधिकतम और लाल रंग में न्यूनतम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र एवं आकाश का रंग नीला होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। नेक्स्ट है स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। हाँ, सही है। प्रगामी तरंग है क्या? प्रोग्रेसिव वेव है क्या? किसी माध्यम में एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ने वाली तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंगों का एक उदाहरण जल की सतह पर उत्पन्न तरंग है, जैसे महासागरीय लहरें। अप्रगामी तरंग क्या है? जब किसी बाह्य माध्यम में दो एक जैसे अनुप्रस्थ या ऊर्ध्वाधर प्रगामी तरंग एक ही चाल से लेकिन विपरीत दिशाओं में चलती है तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई नई तरंग जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसे स्थिर तरंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़े लेवल हैं जो इसके बढ़ गए हैं। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधा हो जाएगा। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग, प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तापमान की इकाई केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, जबकि कैंडेला नहीं है। कैंडेला जो है प्रकाशीय या फिर ज्योति तीव्रता की मूल इकाई है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तापमान की इकाई है। ताप का एक सही मात्रक केल्विन होता है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। जिस वस्तु का घनत्व या पानी से अधिक होगा, भार पानी से अधिक होगा, जिस वस्तु का घनत्व या भार पानी से अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगा। लेकिन जिस वस्तु का घनत्व या भार पानी से कम होगा वह पानी में तैरने लगेगा। सुई पानी में डूब जाता है क्योंकि सुई का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। नाव पानी में तैरते रहता है क्योंकि नाव का घनत्व पानी से कम होता है। अगर प्रश्न आए कि सुई पानी में क्यों तैरता है तो वह पृष्ठ तनाव के कारण होगा। पृष्ठ तनाव के बारे में चर्चा हमने कर भी लिया है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया था, बाकी देख लीजिए। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? तो यह हो जाएगा स्टील। स्टील जो है रबड़ से भी लचीला होता है। वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। जिस पदार्थ को रूप चेंज करने के लिए जितना अधिक फोर्स लगाना पड़े वह उतना ही अधिक इलास्टिक होता है। स्टील और रबड़ में स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं हो तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठोस पदार्थ की प्रत्यास्थता अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण अधिक होती है। विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है उसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें।
एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। विकल्प के अनुसार ऐसे सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाए तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संचरण की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का मान ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता एवं ऊर्जा की आवृत्ति का मान घटता है। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है तरंग दैर्ध्य का मान, बाकी ऊर्जा का आवृत्ति ऐसा मान है जो घटते क्रम में दिया गया है। जैसे कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम गामा का होगा, ऊर्जा और आवृत्ति सबसे ज़्यादा दीर्घ तरंग का होगा गामा किरणें। इसका एक ट्रिक है गाय एविजू इंफ्रा मारे, गाय एविजू इंफ्रा मारे। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, रेस किरणें, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। प्रमुख तरंग एवं उनके खोजकर्ता के नाम दिया गया है और उसका प्रयोग दिया गया है। गामा किरण की खोज हेनरी बेक्वेरेल, इसका प्रयोग रेडियोथेरेपी, नसबंदी, कीटाणु शोधन में। एक्स किरण का प्रयोग, इसकी खोजकर्ता रॉन्टेजन है, इसका प्रयोग चिकित्सा उद्योग के क्षेत्र में। परावैंगनिक किरण की खोज रिटर ने किया था, चिकित्सा और दंत चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। दृश्य किरण को न्यूटन, इसी के कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अवरक्त किरण की खोज हर्शल ने किया था, फोटोग्राफी करने में, शिकायत करने में इसका प्रयोग करते हैं। लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो ध्रुवीकरण है। पहले ही हमने बताया था ध्रुवीकरण के कारण ही होता है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण से? तो गति के जड़त्व के कारण से, गति के जड़त्व के कारण से। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था? गैलीलियो ने। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व का मान है। जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है। द्वितीय नियम से व्यंजक, तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल। आँख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना के आँख के पीछे वाला भाग होता है। रेटिना आँख के पीछे वाला भाग होता है। ये सब पहले हो चुका है। चलिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्व का मान अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण जो है यह क्या है? बढ़ेगा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। ध्रुव पर गुरुत्व का मान सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 0 होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। गणना करने पर गुरुत्व का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। नेक्स्ट है सोनार का संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, इसका प्रयोग पानी में या फिर समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। ऑडोमीटर द्वारा गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। ऑडोमीटर के द्वारा गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ऑडियोमीटर क्या है? तो यह सुनने में सहायक है। स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल को ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई। क्रोनोमीटर जलयान पर समय। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ग्रेविमीटर से मापते हैं। कंपास बॉक्स जो है उत्तर दक्षिण दिशा को निर्धारित करता है, बताता है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों या इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में मदद करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है।
तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है एक साथ चलती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के बारे में सर्वप्रथम थॉमस यंग ने बताया था। किसने बताया था? थॉमस यंग ने। नाम याद रखिएगा। प्रकाश का अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना का प्रक्षेप सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी ने किया था। प्रेक्षण। विवर्तन की घटना का प्रेक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रिमाल्डी ने। विवर्तन की घटना का प्रक्षेपण किसने किया था? ग्रिमाल्डी ने। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है? धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम जो है यह आवेश संरक्षण पर, धारा नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, जबकि वोल्टेज नियम जो है यह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे दिया भी गया है किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। पहले नियम को किरचॉफ का धारा नियम और दूसरे नियम को किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्त लैंप कम दबाव वाली मरकरी वेपर को आयनित करके परावैंगनी विकिरण का उत्पादन करते हैं। नलिकाओं के अंदर एक फॉस्फेट परत परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है और इसे दृश्यमान प्रकाश में परिवर्तित करती है। परावैंगनी विकिरण एक्सरे और दृश्यमान प्रकाश के बीच का विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। परावैंगनी विकिरण एक्सरे और दृश्यमान प्रकाश के बीच का विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। नेक्स्ट आ जाइए, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो संकुचित स्प्रिंग होगी। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो संकुचित स्प्रिंग होगी। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। स्प्रिंग के संकुचित होने से स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है। इस विधि का उपयोग भार को उठाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? ध्वनि इकाई डेसिबल है। डेसिबल एक ध्वनि इकाई है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की अन्य इकाई निम्न है, जैसे कि फोन हो गया। ध्वनि की अन्य इकाई ऊष्मा मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत धारा की मापने की इकाई एम्पियर है। विद्युत विभव मापने की इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट है, सितारों के टिमटिमाने का कारण है। सितारे प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन सितारों के टिमटिमाने का कारण है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस टॉपिक पर पहले चर्चा की जा चुकी है। नेक्स्ट है 2022 में पूछे गए प्रश्न मेंस एग्जाम में, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। यहाँ पर दिया गया है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर घटता है। तापमान के बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है।
तापमान के बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? लंबित दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, जबकि इसका परिणाम समान रहता है। यह गलत दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत धारा है जो नियमित रूप से दिशा उलटती है और समय के साथ अपना मान लगातार बदलती रहती है। एसी डायरेक्ट करंट से अलग है जो केवल एक ही दिशा में यात्रा करता है। प्रत्यावर्ती धारा का लाभ क्या है? यह डीसी की तुलना में कम महंगा है। इसे उत्पन्न करना आसान और सस्ता है। ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि कम होती है। इसका वोल्टेज बदलना अपेक्षाकृत सस्ता और आसान है। लंबी दूरी तक इसे प्रसारित किया जा सकता है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। एसी को आसानी से डीसी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय में सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे, ये सब हो चुका है, पहले ही मैंने बता चुका है। नेक्स्ट है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर दिया गया है k/9। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में निकट वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर की वस्तु सही ढंग से दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता बीमारी दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाइफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण कमजोर बल द्वारा आकर्षित होता है। इसको एग्जाम्पल भी दिया गया, एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ कम शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी अधिक आकर्षित होता है। फेरस, कोबाल्ट और निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। 2023 में पूछे गए प्रश्न, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। इस सब के बारे में पहले ही हो चुका है। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज C.V. रमन ने किया था। यह सब हो चुका है। नेक्स्ट है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका के द्वारा, आइरिस के द्वारा। परितारिका एक गहरा पेशीय मध्यपट होता है। यह आंखों का रंगीन हिस्सा होता है। आंखों का रंग परितारिका के रंग से निर्धारित होता है। परितारिका पुतली के आकार और आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली परितारिका से घिरा एक छोटा सा रिक्त स्थान होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग को दान दिया जाता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, जबकि उस वस्तु का भार जो है स्थान बदलने से बदल जाता है। वस्तु का भार यह एक तरह का बल होता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उस वस्तु का भार होता है। भार एक तरह का बल होता है। बल की तरह ही भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। भार W = mg, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वस्तु का भार घटता है।
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अतः किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा 1/6 होगा। नेक्स्ट है गुरुत्व का मान, जी का मान कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होगा, प्रति kg स्क्वायर नहीं kg स्क्वायर। जबकि बड़ी जी का मान हेनरी क्वेडिश ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। जबकि बड़ी जी का मान किसने दिया है, तो हेनरी क्वेडिश ने। जी को सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कहा जाता है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है। जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, इसका मान स्थान के साथ बदलता है। नेक्स्ट है तापमान की ऐसा इकाई क्या है। तापमान की ऐसा इकाई केल्विन है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के द्वारा। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो। अब तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में रखें। ऐसा करने पर अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। अगर दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंतर। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम था। बाएं हाथ का नियम मोटरों पर लागू होता है। बाएं हाथ का नियम मोटरों पर लागू होता है। दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर लागू होता है। बाएं हाथ का नियम मोटर पर और दाएं हाथ का नियम जनरेटर पर लागू होता है। तो चलिए फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका। आगे हम लोग कोई और सब्जेक्ट को और देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी क्या करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।